हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सोमेन, आपका फाइनेंशियल कोच एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट। सो दोस्तों, सेशन 6 में आपका स्वागत है। और ये फाइनेंशियल शक्तिमान सीरीज़ टोटली फ्री है आपके लिए। आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो जितने भी बच्चे बीकॉम पढ़ रहे हैं, एमकॉम पढ़ रहे हैं, कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं या एमबीए बीबीए कर रहे हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट लगेगी। जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए मेरी क्लासेस बहुत हेल्पफुल होंगी। मेरे जो दोस्त फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम करते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस में हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, या फिर किसी और फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हो, या चाहे आप एक अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, अपने को अपग्रेड करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग सीखना चाहते हैं, इन सभी लोगों के लिए ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको सेशन 5 में बताया था कि मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के जो डिटेल्स हैं उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ। और इस सेशन में मैं आपको, जो मैंने पिछले सेशन में बताया था कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो 3 चीज़ें जिस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो है कि आपका लाइफ इंश्योरेंस कितना है, आपके और आपके परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस कितने रुपए का है, और तीसरी चीज़ आपका इमरजेंसी मैनेजमेंट या इमरजेंसी फंड जो आपने जमा करके रखा है वो कितना है। सो वंस ये 3 चीज़ें आपकी हैं, फिर देन हम अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाएंगे। बट पहले इन 3 चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। सो वंस अगेन, योर लाइफ इंश्योरेंस, योर हेल्थ इंश्योरेंस फॉर यू एंड योर फैमिली, एंड योर इमरजेंसी मैनेजमेंट फंड या इमरजेंसी फंड। पर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में जाने से पहले ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे जाने से भी पहले। वो 3 चीज़ें क्या है? उसमें सबसे पहली चीज़ है कि क्या मेरे पास में प्रॉपर इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं कि हमने कोई भी इंश्योरेंस ले लिया। आपको डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आपका कितने रुपए का इंश्योरेंस चाहिए, ये आप कैसे निकालोगे? ये आप ऐसे निकाला जाता है कि या तो आप थंब रूल लेके चलो, आपकी जो इनकम है उसका 20 गुना, साल की जो इनकम है उसका 20 गुना आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। सो या तो आप इस चीज़ को ऐसे ले लो, या फिर आप ये देख लो कि मेरा जो भी इंश्योरेंस का अमाउंट है, अगर वो अमाउंट कल को मैं नहीं रहा और मेरे परिवार को वो पैसा मिला, तो क्या उस पैसे को बैंक में रखने पर जो ब्याज मिलेगा, चाहे वो 5%, 6% का ब्याज मिल रहा हो, क्या वो इतना है कि मेरे महीने के खर्चे पूरे हो रहे हों? तो इस कैलकुलेशन को करके आपको अपना इंश्योरेंस का अमाउंट चुनना चाहिए। अदरवाइज थंब रूल के हिसाब से आपकी एनुअल इनकम का 20 टाइम शुड बी योर ओवरऑल इंश्योरेंस। सो अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है तो फिर आप लिख सकते हैं मुझे, या मेरी हेल्प ले सकते हैं कि मैं आपको ये चीज़ कैलकुलेट करने में आपकी मदद करूं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, इन सर्विसेज का कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम गोइंग टू हेल्प यू फॉर दिस, नो प्रॉब्लम। अब दूसरी बात पे आते हैं, इस इंश्योरेंस के अलावा अब ये इंश्योरेंस मैं लूँ कौन से फॉर्म में, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली टर्म प्लान्स आर इकोनॉमिकल। अगर आप मुझसे रियल इंश्योरेंस के बारे में पूछोगे, क्योंकि मैंने ये ओवर अ डेकेड इंश्योरेंस में स्पेंड किया है अपना टाइम इंश्योरेंस सेक्टर में, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि टर्म प्लान रियल इंश्योरेंस होता है, और टर्म प्लान में बहुत कम पैसों में बहुत सारा इंश्योरेंस मिलता है। सो अगर आपकी एज अराउंड 30-35 है तो हार्डली 10,000 15,000 रुपये में आपको करोड़ रुपए का बीमा मिल जाएगा। सो ये जो इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट है, ये आपके परिवार की ज़रूरतों के ऊपर, आपकी लायबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर सिंगल ब्रेड ओनर हैं तो फिर ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले इंश्योरेंस आपका होना ही चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस अनसर्टेनिटीज़ को हैंडल करता है। और हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 साल, 10 साल, 15 साल की बात करते हैं। लेकिन अगर कल ही हमारे साथ कुछ हो गया, खुदा न खास्ता, भगवान न करे, गॉड फॉरबिड, अगर ऐसा कुछ होता है, तो फिर क्या हमारे पास में ऐसा कोई संसाधन है जो कि हमारे को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करे और हमारे इस फाइनेंशियल लॉस को कॉम्पनसेट करने में मदद करे? तो ये बहुत ज़रूरी हो गया इंश्योरेंस। इसके अलावा जो सेकेंड पार्ट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड एज हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या चीज़ है? स्वास्थ्य बीमा जिसको हम कहते हैं। कोविड आने के बाद में ये चीज़ हमें और क्लियर समझ में आई, जहाँ पर जब आप भर्ती हुए अस्पताल में, या आपके रिलेटिव्स या आपके जानने वाले भर्ती हुए, तो बहुत सारा पैसा हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त लगा। और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मेडिकल एक्सपेंसेस आर गोइंग अप। आपको मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, आपकी सारी जमा पूंजी वो ख़त्म कर देती है।
कई बार आपको अपना प्लॉट, अपना घर, अपना ज़मीन बेचना पड़ जाता है, आपको अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सारे ख़त्म करने पड़ जाते हैं अगर कोई बीमारी हो जाती है या स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हेल्थ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, अगेन ये एक एनालिसिस का विषय है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उन सबका मिला के एक फैमिली फ्लोटर ले लीजिए और साथ में आप ये देखिए कि कितने रुपए का, आप जिस भी शहर में रहते हैं या जहाँ भी आपको लगता है कि मैं इलाज के लिए जाऊँगा, उसके हिसाब से आप अपने उस अमाउंट को तय करिए। नॉर्मली आज के डेट में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 15 लाख रुपए, 10 से 15 लाख रुपए का अमाउंट एक डिसेंट अमाउंट होता है। अगर आप ये 15 से 20 लाख रुपए तक का लेके जा सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में तो इट विल बी बेटर, जिसमें सारे लोग कवर्ड हो जाएंगे। और आजकल इस प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंसेस अवेलेबल हैं जिसमें कि जितनी आपकी इंश्योरेंस की राशि है, फॉर एग्जांपल आपकी 25 लाख की राशि है इंश्योरेंस की और आपने कोई क्लेम नहीं लिया पहले साल में, तो नेक्स्ट ईयर में जब आप जाएंगे तो आपका जो ये इंश्योरेंस होगा वो सेम प्रीमियम पे वो बढ़ के 25 + 25 50 लाख का बीमा हो जाएगा अगले साल। तो इस तरह के प्लान्स अवेलेबल हैं। तो कभी भी प्लान चुनते वक्त जल्दबाजी ना करें, कभी भी प्लान चुनते वक्त खाली ये ना देखें कि प्रीमियम कौन कम ले रहा है मेरे से, कौन सा हेल्थ केयर प्रोवाइडर मुझसे कम पैसे ले रहा है, सिर्फ ये ना देखें, उसके पूरे फीचर्स को एनालाइज करें, उसको अच्छी तरह से समझें। अगेन अगर इसमें आपको हेल्प की ज़रूरत है, मेरे गाइडेंस की ज़रूरत है, तो फिर आप मेरे को कांटेक्ट करिए। मेरा मोबाइल नंबर और मेरा व्हाट्सएप नंबर, साथ में मेरा ईमेल आईडी ये आपके सामने है, तो आप इसमें फ़ोन करके मुझसे मेरी गाइडलाइंस ले सकते हैं। मैं और मेरी टीम डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे इसके लिए। इसके साथ ही वंस योर हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस बोथ आर डन, ये दोनों चीज़ें जब पूर्ण रूप से हो गई हैं, आपकी रिक्वायरमेंट जितनी है उतनी हो गई है, तो फिर आप अब नेक्स्ट पे चलें। लेकिन जब हो गई है, मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको यहीं पे हमेशा के लिए छोड़ देंगे। आपको हर साल एक बार एनालाइज करना चाहिए कि मेरी आमदनी को देखते हुए, मेरी लायबिलिटीज़ को देखते हुए, मेरी जिम्मेदारियों को देखते हुए क्या मेरे को इंश्योरेंस बढ़ाना या घटाना चाहिए। ये एनालाइज आपको हर साल ज़रूर करना चाहिए। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस जब आप लेते हैं तो फिर आपको मेडिकल के एक्सपेंसेस को देखते हुए, या फिर कई बार नई बीमारियां आ जाती हैं, कई बार आपको लगता है कि नहीं ये अमाउंट तो शायद उतना काफ़ी नहीं है पूरे परिवार के हिसाब से, तो आपको उसको भी इवैल्यूएट करके आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अगेन अगर आपको उसके इवैल्यूएशन या कैलकुलेशन में कोई मदद चाहिए, आई एम देयर टू हेल्प यू। डेफिनेटली बिंदास कॉल करिए या मेल करिए मुझे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है आपका इमरजेंसी मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज़ इमरजेंसी मैनेजमेंट? इमरजेंसी मतलब आकस्मिक घटनाएं। आकस्मिक घटनाएं बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर आपकी नेगेटिव आकस्मिक घटनाएं भी होती हैं। सो उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए अचानक से कोई दुर्घटना हो जाती है, अचानक से आपका लॉस ऑफ जॉब हो जाता है, किसी कारण कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, किसी कारण से हम उस जॉब में कंटिन्यू नहीं कर पाए, या कुछ कंडीशन ऐसी बनी कि जिसमें हम अब कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं जॉब को, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ या लीव्स एक पर्टिकुलर लेवल तक ही देती है। उसके बाद अगर ज़्यादा लीव्स की ज़रूरत है या फिर मान लीजिए कोई ऐसा रीज़न है जहाँ पर मैं जॉब कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, तो इमीडिएटली मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, मेरा जो रोज़मर्रा का घर का खर्चा चल रहा है वो कहाँ से चलेगा। सो इसके लिए इमरजेंसी फ़ंड बनाना बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है? इन सब चीज़ों को तो हैंडल करता ही करता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल कई बार आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अचानक से आ जाती हैं जो कि आपने प्लान नहीं करी है, बट अचानक से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, वो भी आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इससे फुलफ़िल कर सकते हैं। आपके घर में कोई गेस्ट आ गए, आपके रिलेटिव्स आ गए और वो 15-20 दिन के लिए रुक गए, या फिर मान लीजिए आपके घर में कोई बड़ी शादी आ गई जहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है, शायद ये आपके प्लानिंग का पार्ट नहीं था, बट अब वो आपके लिए जिम्मेदारी है तो उसको भी पूरी करनी होगी। तो बजाय इसके कि आप उसके लिए किसी और इन्वेस्टमेंट को छेड़छाड़ करें, सबसे अच्छा ये रहता है कि आप अपने इस इमरजेंसी प्लानिंग को ज़रूर साथ में लेकर के चलें। इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होता है? आपकी जो भी घर का खर्चा है, महीने का जो भी घर का खर्चा है, उसका कम से कम 6 गुना या 6 महीने का अमाउंट, या ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने का अमाउंट। उदाहरण के लिए मेरे घर का खर्चा यदि 20,000 रुपये महीना है, तो फिर मेरा इमरजेंसी फंड जो होना चाहिए वो 20,000 गुणा 6, यानी कि 1,20,000 रुपये एक ऐसे जगह पे इन्वेस्ट होना चाहिए जो कि मेरा लिक्विड अमाउंट हो, यानी लिक्विड इन्वेस्टमेंट हो।
और ये लिक्विड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसको मैं 24 घंटे के अंदर में कैश में तब्दील करके अपने अकाउंट में ला सकता हूँ। ये क्या हो सकता है? ये आपका शॉर्ट टर्म एफडी हो सकता है, ये आपका बिना आपका कैपिंग वाला म्यूचुअल फंड हो सकता है जिसमें कोई कैपिंग नहीं है टेन्योर की। इसके अलावा ये आपके ऐसे बॉन्ड्स हो सकते हैं जिसको आप इमीडिएटली तोड़ सकते हो, या फिर इसी तरह के इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं जो आपको कुछ सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न भी दे दें, क्योंकि सेविंग्स में आप डाल के रखोगे तो बहुत ही कम ब्याज मिलेगा आपको, 3-3.5% का ब्याज मिलेगा बैंकों में। उससे अच्छा आप किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट में डाल दो जो आपको ब्याज थोड़ा सा ज़्यादा दे दें, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इमीडिएट आप उसको तोड़ के अपने अकाउंट में ला सको विद इन 24 आवर्स। दैट इज़ कॉल्ड एज लिक्विड कैश। सो ये जो बेसिकली आपका इमरजेंसी प्लानिंग है, इस इमरजेंसी प्लानिंग में आपका 6 महीने का पैसा खर्चे का, या फिर 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना या 12 महीना, ये टेन्योर के बीच में कुछ भी अमाउंट हो, लेकिन 6 महीने से कम का अमाउंट ना हो, ये ध्यान रखिएगा। अगर शुरू में आपके पास लगता है कि इतना सारा पैसा एक बार में तो नहीं कर पाएंगे, तो स्टार्ट करिए। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा आप इमरजेंसी फंड के लिए अलग से रखिए, और कोशिश करिए कि एक बार जब 6 महीना हो गया है प्लानिंग करने के बाद, तो देखिए कि क्या मैं 6 महीने के घर के खर्चे के बराबर का पैसा इमरजेंसी फंड में एलोकेट कर चुका हूँ या नहीं, कर चुकी हूँ या नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इन 3 चीज़ों को आप पहले एड्रेस करें, इवन किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल प्लानिंग या किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को करने से पहले। सो वंस दीज 3 थिंग्स आर डन, आपका इंश्योरेंस प्रॉपर हो गया, आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉपर हो गया, तो क्या हुआ, लाइफ इंश्योरेंस प्रॉपर होने से कल को मुझे भी कुछ हो गया तो मेरे परिवार को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मेरे हेल्थ को कोई प्रॉब्लम हो गई तो मेरा कोई इन्वेस्टमेंट हैम्पर नहीं होगा, मेरे घर का कोई जो मैंने पैसा जोड़ा है वो ज़ीरो नहीं हो जाएगा, मेरे को कोई खेत खलिहान, घर या फिर कोई प्लॉट या फिर कोई ज़मीन बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके साथ ही अगर मैंने इमरजेंसी मैनेजमेंट भी करके रखा है, यानी इमरजेंसी प्लानिंग के लिए कुछ पैसे अलग से रखे हुए हैं, तो डेफिनेटली अनफोर्सीन सिचुएशंस में आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। ये मैंने आपको डिटेल में बताया कि ये सारे के सारे छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेके चलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में। सो जब आप आगे बढ़ते हो इन सारी चीज़ों को इंश्योर करते हुए, तो फिर आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में कोई गैप नहीं रह जाता। ये जो वित्तीय नियोजन या वित्तीय प्रबंधन की बात हम कर रहे हैं, इसमें गैप्स तभी रह जाते हैं जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके आप चले जाते हो। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर दोगे, आपके ऊपर इंश्योरेंस ही नहीं है प्रॉपर, तो फिर मालूम चला ये इन्वेस्टमेंट कितने दिन चलेगा। अगर हमारे एब्सेंस में ये इन्वेस्टमेंट को हम देखेंगे तो ये इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है कि जो हमारे फैमिली को हमारे एब्सेंस में फाइनेंशियली सिक्योर कर पाए। और यकीन मानिएगा दोस्त, ऐसा कोई रिश्तेदार, ऐसा कोई फ्रेंड, ऐसा कोई हितैषी हमारी ज़िंदगी में नहीं होता है जो हमारे ना रहने पर हमारे परिवार का उसी तरह देखभाल करे जैसा कि हम करते हैं या हम करना चाहते हैं। तो मैंने कई परिवारों को पर्सनली देखा है अपने प्रोफेशनल कैरियर में कि ब्रेड अर्नर के जाने के बाद परिवार बिखर सा जाता है। कई बार बच्चे जो अच्छी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं उनको उन स्कूलों से निकाल के छोटे स्कूलों में डाला जाता है, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते उतनी पढ़ाई का खर्चा। इसी तरह खाने पीने की वस्तुओं में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, क्योंकि उसकी वजह से उनका बजट शायद अलाउ नहीं कर रहा कि अब हम वो लाइफस्टाइल जी पाएँ। और ये सब के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप व्यवसाय करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप प्रोफेशनल हो। सो इन बातों का ध्यान रखें दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफ़ी क्लैरिटी आई होगी, काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आई एम जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे। इस नंबर पे आप कॉल कीजिए और ये मेल आईडी है जिसमें आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। डेफिनेटली मेरी क्लासेस भी फ्री हैं और साथ में मैं आपके साथ जो 1-to-1 डिस्कशन करूंगा, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद करूंगा या जो पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने में आपकी मदद करूंगा, वो सारी सर्विसेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरी तरफ से। मैं और मेरी टीम आपको हेल्प करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पूरी तरह से तैयार है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह बने रहिए मेरे वीडियोस के साथ और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को अपग्रेड करिए, फाइनेंशियल शक्तिमान बनिए। विद दिस थॉट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।